नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं विपक्षी एकता के जिस मुहिम की शुरुआत पटना से हुई थी, अब ये मुहिम एक कदम और आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, पहली बार इस बैठक में जो बेंगलुरु में होना है 17 और 18 को, सोनिया गांधी को भी आमंत्रित किया गया है और सोनिया गांधी भी इस बैठक में शामिल होगी। और सोनिया गांधी की तरफ से 17 तारीख की रात में भोज का आयोजन किया गया है। विपक्षी एकता के नेताओं को भोज पर आमंत्रित किया गया है। बिहार की तरफ से लालू यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, भाकपा माले के दीपांकर भट्टाचार्य सहित सीपीएम सीपीआई के जितने तमाम बड़े नेता हैं उस भोज में शामिल होंगे। इसकी औपचारिक सहमति दे दी गई है। आपको भी आमंत्रित किया गया है और इस बार पटना में जहां 15 दलों को शामिल हुए थे, इस बार 24 दलों को आमंत्रित किया गया है। मतलब पटना के बैठक से बड़े बैठक का आयोजन बेंगलुरु में हो रहा है। शुरुआत पटना से हुई है और खबर ये आ रही है कि इन 24 दलों के अलावा सोनिया गांधी एक अलग तरीके की मुहिम में शामिल हो गई है। और अगर ये मुहिम कामयाब हुआ तो फिर बीजेपी के लिए 2024 मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन वाली स्थिति हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जी हाँ, सोनिया ने जितने भी कांग्रेस से बाहर निकलकर दल बना है, चाहे वो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस हो, महाराष्ट्र में एनसीपी नेशनल राष्ट्रीय कांग्रेस हो, या फिर जगन रेड्डी की पार्टी तमिलनाडु में, मतलब जगन रेड्डी की पार्टी आंध्र प्रदेश में हो, फिर केरल में कांग्रेस के नाम से 2 पार्टियां हैं। ऐसी जितनी भी पार्टी हैं जो पहले कांग्रेस के साथ थे, मतलब कांग्रेस से ही बाहर निकलकर वो लोग उस दल में अलग तरीके का पार्टी बनाया और 2 राज्यों में तो सरकार में है। जिन मुद्दों पर दूरी बनी, ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच जो दूरी बनी, उसमें सीपीएम और प्रणब मुखर्जी का परिवार सबसे बड़ी बाधक थे। प्रणब मुखर्जी और सीपीएम के साथ खड़े रहने के कारण कांग्रेस कभी भी खुलकर ममता बनर्जी के साथ खड़ी नहीं हुई। हालांकि राजीव गांधी और सोनिया गांधी से और उनके परिवार से ममता बनर्जी के व्यक्तिगत रिश्ते आज भी बहुत ही अच्छे, पारिवारिक रिश्ता जैसा एक दूसरे के बीच है। बातचीत ये चल रही है कि वो सारी बाधाएं खत्म हो चुकी हैं, आप पार्टी का विलय मत करिए, लेकिन हम दोनों साथ लड़ें, ये तय होनी चाहिए। मतलब हम दोनों अलग नहीं हैं। ये बंगाल में कोशिश चल रही है, सोनिया गांधी ने ये पहल शुरू किया है। महाराष्ट्र में भी यही बात हो रही है कि भाई आप पार्टी से अलग इसलिए हुए थे कि आपको लग रहा था कि सोनिया गांधी इस देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। वो बातें तो खत्म हो चुकी हैं। जब वो बात ही नहीं है तो फिर हम लोग अलग अलग क्यों? आप जिस बट वृक्ष के ब्रांच हैं उसकी आइडियोलॉजी तो एक ही है, तो फिर हम लड़े क्यों? पार्टी विलय मत करिए, हम सब साथ लड़ हो जाए। और यही पहल आंध्र प्रदेश में भी चल रहा है। और जगन रेड्डी की बहन तो कांग्रेस में शामिल हो चुकी है। जगन रेड्डी के साथ एक निर्णायक मोड़ पर बातचीत पहुंच चुकी है। प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी दोनों बातचीत कर रहे हैं कि आप अलग अपना अस्तित्व बनाए रखें, लेकिन कांग्रेस की विचारधाराओं के साथ आप जुड़िए, आप अपनी पार्टी बनाए रखिए, हम लोग आपस में क्यों लड़ें? मतलब साफ है। और यही स्थिति केरल में भी है। केरल में भी कांग्रेस 2 अलग अलग धाराओं में जो वहाँ कांग्रेस है, वो सारे लोग अगर एक साथ हो जाए तो कांग्रेस में भी एक नई तरीके की मोर्चाबंदी हो सकती है केरल में। तो ये पहल सोनिया गांधी की तरफ से हुई है और ये पहल कहा यह जा रहा है कि लगभग तय हो चुका है कि इस तरीके से सारे कांग्रेस पार्टी से बाहर हुए जो कांग्रेस के नेता हैं, एक एक कर जो दल में है उनको पहले शामिल किया जाए। उसके बाद जितने भी कांग्रेसी
हाल के वर्षों में कांग्रेस छोड़कर दूसरे दल में गए हैं, उनसे भी संपर्क साधा जाए कि अब आप पार्टी में शामिल होइए। और कहा यह जा रहा है कि वरुण गांधी और प्रियंका गांधी तक भी बातचीत शुरू हो गई है कि परिवार भी दो भागों में क्यों विभक्त रहे। आप आइए, प्रियंका और राहुल दोनों इस मामले में बातचीत कर रहे हैं, और वरुण गांधी भी जिस तरीके से बीजेपी उनको हाशिए पर रखे हुए हैं, वरुण गांधी की भी सहमति है कि परिवार हम सब लोग एक जगह हैं। मतलब सोनिया गांधी पार्टी और परिवार को एकजुट करने के इस अभियान की शुरुआत उन्होंने कर दी है। इसके इतर जो खबरें आ रही हैं वो खबर ये है कि पंजाब के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अमरिंदर सिंह, जो बीजेपी में चले गए थे, वो राजीव गांधी के बहुत अच्छे मित्र भी रहे हैं। सोनिया गांधी से उनका नज़दीकी रिश्ता भी रहा है। पंजाब में राजनीति भले बदल गई है, लेकिन जो पुराने इस तरीके के परिवार हैं जिनका कांग्रेस परिवार से गहरा रिश्ता रहा है, ऐसे तमाम देश में जितने लोग हैं, वो राजनीति में सक्रिय हो या ना हो, उन सब लोगों को जोड़ा जाए। उन सब लोगों को से जो रिश्ता एक टूटता हुआ दिख रहा है, उसे एक अम्ब्रेला के अंदर लाया जाए। और ऐसी खबरें आ रही हैं कि पंजाब, यूपी, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, जहाँ जो पुराने राजीव गांधी से जुड़े हुए जो लोग हैं, यूपी में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राजीव गांधी से नज़दीकी रिश्ता रहे, वो राजनीति में आज सक्रिय नहीं भी हैं, और जो सक्रिय भी हैं उन तमाम को एक मंच पर लाया जाए, एक साथ लाया जाए। इस भोज के बाद सोनिया गांधी इन तमाम लोगों के साथ दिल्ली में एक बड़ी आयोजन करने वाली है। ये भी खबर है कि विपक्षी एकता को आइडियोलॉजी के तहत, एक आइडियोलॉग के तहत कैसे जोड़ा जाए, इसकी कोशिश सोनिया गांधी ने पहल शुरू की है। पुराने कांग्रेसी और आज के कांग्रेसी सबको एक साथ कैसे पिरोया जाए, इसकी कोशिश सोनिया गांधी ने शुरू कर दी है। और बात यहीं तक नहीं है, बात मायावती तक पहुंच चुकी है। मायावती से भी कई राउंड की बातचीत हुई है, और कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से मायावती हाल के दिनों में कांग्रेस को लेकर सॉफ्ट हुई है, आने वाले समय में एक बड़े गठबंधन के साथी के रूप में मायावती भी विपक्षी एकता के इस मुहिम में शामिल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। खबर यही आ रही है कि मायावती भी चाहती है कि सीधा समाजवादी पार्टी से गठबंधन न करके कांग्रेस के माध्यम से उस गठबंधन में शामिल हो। और इसको लेकर सपा के भी और बसपा के भी कई सांसद अपने सुप्रीमो से कई राउंड बातचीत कर चुके हैं। जयंत चौधरी के साथ भी यही स्थिति है। जयंत भी सीधे अखिलेश के सहारे विपक्षी एकता के इस मुहिम में शामिल नहीं होना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन बने जिसमें समाजवादी पार्टी भी हो। तो इस फ्रंट पर भी काम चल रहा है और काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। और बात अगर हम आपकी करें तो आपको भी शाम के उस डिनर में आमंत्रित किया गया है, और 16 तारीख को, ठीक है, 17 को शाम को भोज है, 16 तारीख को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होने वाली है। और कहा यह जा रहा है कि इस मामले में कांग्रेस जो अध्यादेश को लेकर जो डिमांड है आप पार्टी की, उसकी आधिकारिक समर्थन की घोषणा करेगी। ये भी तय हो चुका है। और 16 तारीख को ये, क्योंकि आपको कोई स्पेस देना कांग्रेस नहीं चाहती है, और कांग्रेस की कोशिश ये है कि ऐसे जो भी पार्टियां हैं जिसका मोदी सीधे सीधे मोदी जिसको टारगेट ले रहे हैं, उन तक ये संदेश जानी चाहिए कि कांग्रेस आपको इस फोल्डर में, मतलब विपक्षी एकता के इस मुहिम में आपको रखना चाहती है। आप निर्णय लीजिए कि आप रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं। और ये बात यहीं तक नहीं है, बात इससे भी 2 कदम आगे की है। जिस तरीके से राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कांग्रेस के आपसी खींचतान की वजह से जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, अधिकांश मामले को का समाधान निकालने में वो कामयाब रहे। और अब निशाने पर उड़ीसा है। उड़ीसा में कांग्रेस कैसे फिर से वापसी करे, इसकी तैयारी खुद राहुल ने इसकी कमान संभाली है। क्योंकि उड़ीसा को लेकर भी यही कहा जा रहा है कि जैसे जैसे कांग्रेस वहाँ मजबूत होगा, बीजेपी कमज़ोर होगी। वहाँ कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस की कमजोरी की वजह से ही कांग्रेस समर्थक वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट किया है।
और इसी रणनीति के तहत पटनायक भी नीतीश के माध्यम से कांग्रेस को यही संदेशा भिजवाए हैं कि आप अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए, अपने प्रदेश के जो नेता हों उनको मजबूती के साथ स्टैंड लेने के लिए कहिए, क्योंकि आपके पास अभी भी 13% 15% वोट उड़ीसा में है। 10% वोट को अगर आप खींचने में कामयाब हो जाते हैं तो बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी हो जाएगी। उस पर भी बहुत ही गंभीरता से कांग्रेस विचार कर रही है और झारखंड के सहारे जो आदिवासी इलाके हैं उस तक कैसे पैठ बनावे, इसके लिए आने वाले समय में आपको हम जानकारी दे दें कि अजय कुमार जो IPS अधिकारी थे, झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष भी कांग्रेस के कुछ दिनों तक रहे, लेकिन वो उस राजनीति में फिट नहीं बैठ पाए और उस समय राहुल भी उस तरीके से राजनीति नहीं कर पा रहे थे। उड़ीसा की जिम्मेवारी, वो उड़ीसा के रहने वाले हैं, आने वाले समय में अजय कुमार को एक बड़ी जिम्मेवारी के साथ उड़ीसा में बैठाया जा सकता है लोकसभा चुनाव को लेकर। और जिस वर्ग से वो आते हैं वहाँ आबादी भी उड़ीसा में काफ़ी है, वो उड़ीसा के रहने वाले भी हैं। ये मुहिम कब रंग लाती है ये देखने वाली बात होगी। वैसे सोनिया के पहल के बाद ये तय लग रहा है कि जो तीसरी बैठक होगी वो बैठक एक शक्ल के रूप में, जो UPA का जो एक शक्ल रहा है उस रूप में दिखने लगेगा। 1 to 1 सीटों को लेकर जो सहमति बनी है, ऐसे तमाम सीटों की घोषणा दूसरे बैठक में की जा सकती है कि 300 से अधिक सीटों पर 1 to 1 उम्मीदवार को लेकर सहमति बन चुकी है। तीसरी बात, सोनिया गांधी इस बैठक में चेयरपर्सन हो सकती हैं और नीतीश कुमार को कन्वेनर की जिम्मेवारी मिल सकती है। ये संकेत अब दिखने लगा है। मतलब पूरी तौर पे ये चीज़ें एक शक्ल के रूप में दिखे आगे आने वाले समय में, क्योंकि सोनिया गांधी को लेकर ममता को भी परहेज नहीं है, अखिलेश भी परहेज नहीं कर सकते हैं, शरद पवार को भी कोई परहेज नहीं है। और शरद पवार को साथ साथ क्या बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है, इसका भी फैसला इस बैठक में होगी। तो आप कह सकते हैं कि विपक्षी एकता को लेकर जो दूसरी बैठक आयोजित हो रही है बेंगलुरु में, उस बैठक में कई ऐसे चौंकाने वाले फैसले हो सकते हैं जिस वजह से बीजेपी के लिए 2024 का चुनाव साधना बहुत आसान नहीं होगा।